एक बात बताइए, जब किसी अपराजय होने का दम्भ भरने वाली सत्ता के पैरों तले से जमीन खिसकती है तो आवाज कैसी आती है? क्या आपने वो आवाज कल सुनी? अगर नहीं तो गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो भारत की राजनीति के एक टर्निंग पॉइंट की ऐसी परतें उधेड़ेगी जिसे सरकार किसी भी कीमत पर आप तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। लगातार 12 सालों तक ये भ्रम फैलाया गया कि जिस बिल पर भी सरकार अपना हाथ रख देती है वो बस पास हो जाता है। यह अहंकार था 2014 का, एक गुरूर था सत्ता का। लेकिन कल लोकसभा के उस ऐतिहासिक पटल पर मोदी और शाह का 12 साल का तिलिस्म ताश के पत्तों की तरह ऐसा ढहा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय राजनीति में इस 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सिर्फ इसलिए नहीं याद रखा जाएगा कि कोई बिल गिर गया था, बल्कि इसे इसलिए याद रखा जाएगा कि कैसे विपक्ष ने सत्ताधारी सरकार को उसके ही बिछाए जाल में उसी के नंबर गेम से फंसाकर ऐसा मात दिया कि बीजेपी के चाणक्यों के पसीने छूट गए। और इसके बाद सदन में जो बौखलाहट और तलमलाहट दिखी वह देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। चलिए बात करते हैं उस नंबर गेम की जिसमें देश के सबसे बड़े सियासी गणितज्ञ माने जाने वाले लोग बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गए। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल कल पास होना था। सदन में इसे पारित करवाने के लिए सरकार को चाहिए था 2/3 बहुमत। उस वक्त उपस्थित कुल 528 सांसदों में से बिल पास कराने का वो जादुई आंकड़ा 352 था, लेकिन मिला कितना? महज 298। और बिल के विरोध में पूरे के पूरे 230 वोट पड़े। पूरे 54 वोटों के भारी अंतर से सरकार सदन के पटल पर मुंह के बल गिर गई। इस ऐतिहासिक हार के बाद सरकार इस कदर बैकफुट पर आ गई कि उन्हें उसी महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन के 2 अहम बिलों, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 पर वोटिंग तक कराने से इनकार कर देना पड़ा। उन्हें पता था कि वोटिंग कराई तो वो भी बुरी तरह गिर जाएंगे और भद्द पिटेगी। इसीलिए संसदीय कार्य मंत्री को यह कहकर पीछा छुड़ाना पड़ा कि दोनों बिल पहले से जुड़े हैं तो वोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने कभी सोचा था कि एनडीए जिसके पास खुद 293 सांसद हैं वो अन्य दलों को मिलाकर अपना बहुमत भी नहीं सिद्ध कर पाएगी? ये वही लोग हैं जो अपनी चाणक्य नीति का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते थे, लेकिन महज 5 सांसदों के अलावा इस सरकार एक भी अतिरिक्त विपक्षी सदस्य को अपने पाले में नहीं ला पाई। जब गणित फेल हुआ तो बौखलाहट चरम पर पहुंच गई। और इस बौखलाहट का स्तर क्या था, इसे जानने के लिए हमें सदन की कुछ ऐसी बातों और दृश्यों का जिक्र करना होगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरी डिबेट का सबसे मजेदार और सरकार के लिहाज से सबसे दर्दनाक मोमेंट वो था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने खड़े हुए। जैसे उन्हें बोलने का मौका मिला उन्होंने कोई साधारण राजनीतिक भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सीधे इस पूरे बिल के पीछे छिपे सबसे काले सच पर वार कर दिया। वो सदन में खड़े हुए और एक दिलचस्प कहानी सुनाने लगे। एक कहानी थी एक दादी की, एक अंधेरे बगीचे की और एक छुपे हुए रहस्य की। राहुल अपनी स्पीच में बोले कि कैसे वो बचपन में अंधेरे से डरते थे और उनकी दादी ने उन्हें अंधेरे में ले जाकर सत्य का सामना करना सिखाया, क्योंकि जो असली सच होता है वो छिपा रहता है। और फिर इसी रूपक का इस्तेमाल करते हुए राहुल ने उस सरकार के इरादों पर से पर्दा हटा दिया। उनका बयान ठीक ठीक मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया गया। सच यह है कि जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया है। ये सीधा और तीखा वार था। राहुल सिर्फ इसी पर नहीं रुके, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस आरक्षण के बहाने सरकार देश के दक्षिणी राज्यों और उत्तर के बीच एक गहरी खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का यह परिसीमन का झुंझुना सिर्फ चुनावी नक्शा बदलने की साजिश थी ताकि दक्षिण की आवाज को और ओबीसी वर्गों के हक को दबाया जा सके। इसी बीच आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की जादूगर वाली बात सरकार को कितनी गहरी चुभी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक को बीच में कूदना पड़ा और वो भी झल्लाट और तंज के साथ कहने लगे कि राहुल जी जादू पर बोलने से अच्छा है बिल पर बोल लीजिए। स्पीकर कह रहे हैं कि ये कोई चौराहा नहीं है, लेकिन स्टोक टाक का फायदा क्या? जादूगर तो वाकई में पकड़ा गया था और जादूगर के बेनकाब होते ही पूरी सरकार किस कदर रक्षात्मक
भ्रामक और नर्वस मोड में आ गई, यह आप देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कल संसद में देखकर राहुल ने कहा था कि वो काफी थके हुए और टूटे हुए नजर आ रहे थे, उनका एक बेहद भावुक और हताश कर देने वाला बयान सामने आया। खुद सुनिए प्रधानमंत्री जी ने बिल पर विपक्ष की मिन्नतें करते हुए क्या कहा। मोदी जी बोले, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए मैं एड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूं, सबकी फोटो छपवा देंगे, ले लो जी क्रेडिट, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये 12 सालों की अजेयता टूटने से पहले का एक ऐसा सरेंडर था जिसमें सरकार किसी भी तरह विपक्ष के पैरों में पड़कर उनको मस्का लगाकर बस अपनी साख बचाने की गुहार लगा रही थी। क्रेडिट का ब्लैंक चेक मतलब किसी भी तरह पास कर दो, बस हमारी इज्जत रख लो। लेकिन विपक्ष का जवाब उतना ही करारा था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में इसे खारिज कर दिया। उन्होंने तो अखिलेश को खूब मस्का लगाया। बिल से पहले कभी खड़गे से मुस्कुरा कर मिलते हैं और कभी राहुल गांधी से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सपा मुखिया ने कहा कि सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहती, बल्कि परिसीमन का ऐसा भूगोल खड़ा करना चाहती है जिससे सिर्फ और सिर्फ इनकी ही पार्टी को चुनाव में फायदा हो। प्रियंका गांधी ने इसी धोखे को बिल्कुल सरल और सधे शब्दों में उधेड़ दिया। उनकी एक बात सरकार की साजिश की पूरे कलई खोल देती है। जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों को काटा, नई सीमाएं बनाए, उसी तरह देश में करेंगे। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। प्रियंका ने साफ कह दिया कि यह भटकाव था जिसे विफल कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने तो एक ही व्यंग्यात्मक पंक्ति में सरकार के चीथड़े उड़ा दिए जब उन्होंने भरी संसद में कह दिया, चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। यानी आरक्षण बिल के पीछे परिसीमन क्या है और इसे क्यों जोड़ा गया है। 56 इंच के सीने की बात करने वालों को औरत के पीछे छिपना पड़ रहा है। ये सुनना इस तथाकथित 56 इंच की सरकार के लिए बहुत ही अपमानजनक था और इसका असर भी तुरंत दिखने लगा। जब सत्ता पक्ष नंबर गेम में पिछड़ता नजर आता है तो उनके मंत्री अजीबोगरीब दलीलें देने पर उतर आते हैं। अब अमित शाह जी का जवाब देख लीजिए। जब उनसे तर्क पर बात नहीं बन रही थी, जब उन्हें लग रहा था कि उनका सारा ज्ञान धराशायी हो रहा है, तो उन्होंने पुरानी वही टेप बजा दी कि विपक्ष तो हमेशा ही हर काम का विरोध करता है। उन्होंने 370 से लेकर राम मंदिर तक गिना डाले। शाह जी सदन में हताश होकर गिनाते हैं, हमने 370 समाप्त किए, राम मंदिर बनाया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। जरा सोचिए, एक देश का गृह मंत्री ऑपरेशन सिंदूर जैसी बातों को बिल गिरने पर खींच ला रहा है। क्या यह उनकी खींच नहीं दिखाती? यह उनकी हताशा का चरम था जब वो बोले कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना कल्पना से परे और निंदनीय है और देश की महिलाएं इसका चुनाव में हिसाब मांगेंगी। पर साहब, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी। इसी सदन में जब इनके एक सांसद और मंत्री बात कर रहे थे तो आप भी उनका तर्क सुनकर माथा पीट लेंगे। गोरखपुर से आने वाले सांसद रवि किशन भरे सदन में अपनी सफाई दे रहे थे। वो बताते हैं कि उनकी पत्नी उनके लिए वोट मांगती है और आगे वह बेशर्मी से हंसते हुए कहते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें पैर नहीं छूने देती, तो जब पत्नी सो जाती है तब जाकर वह उनके पैर छूते हैं। अरे जनाब, महिला आरक्षण की गंभीर डिबेट पर आप सोते हुए पैर छूने का बखान कर रहे हैं और जब अनुराग ठाकुर मैदान में आए तो उनके पास राहुल गांधी के तर्कों का कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना बोलकर अपनी भड़ास निकाल पाए कि राहुल हमेशा भाषण देकर भाग जाते हैं। पर इन सबके ऊपर जो घटिया स्तर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाया वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर धब्बा है। जिस पार्टी की महिला सांसद संसद के बाहर नारी शक्ति का अपमान के पोस्टर पकड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, उसी पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे महिला सशक्तिकरण की आड़ में सदन के भीतर खड़े होकर कहते हैं, सोनिया गांधी सीताराम केसरी की धोती खोलकर कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई। जी हाँ, यही शब्द है सत्ता पक्ष के उस सांसद के जो महिलाओं का हिमायती होने का पाखंड रच रहा था, जो महिला सांसदों को तख्ती थमाकर सिर्फ इवेंट बाजी करना जानते हैं। उनकी जुबान पर महिला नेत्री के लिए धोती खोलने जैसी वाहियात बात ही आ सकती है। क्या ये आपकी महिला सशक्तिकरण की भाषा है? क्या ये नारी सम्मान है? और ऐसे कठोर शब्द संसद के गरिमामयी पटल पर बोलना दिखाता है कि नंबर की बाजी हाथ से फिसलते देख इन
लोगों का दिमागी संतुलन कैसे फिसल गया था। और एक और ड्रामा जो संसद के बाहर किया गया। बिल गिरने के महज कुछ ही देर बाद सत्ता पक्ष की कुछ महिला सांसदों को तख्तियां और बैनर पकड़ा दिए गए जिन पर लिखा था, महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बहुत हास्यास्पद है क्योंकि ये वही चेहरे हैं जो महिलाओं के खिलाफ असली और भयावह अपराध हो, चाहे वह यूपी हो, महिलाओं का पहलवान धरना हो, उनके वक्त पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। पर आज चूंकि उनकी ही पार्टी की फजियत हो रही है, उन्हें अपने ही रचे परिसीमन के जाल में मुंह की खानी पड़ रही है, तो उस तख्ती पकड़ा कर इन्हें सामने कर दिया। पूरी स्थिति एकदम साफ है। 2026 की यह लड़ाई 2029 की वह नींव बन चुकी है जिसने विपक्ष को यह दिखा दिया कि एकता क्या चीज होती है और संविधान की संरचना को कैसे टूटने से बचाया जा सकता है। राहुल, प्रियंका और समूचा इंडिया सरकार के उस छुपे हुए जादू को तोड़ने में पूरी तरह सफल हो गए। नंबर गेम में सरकार इतनी पीछे छूटी कि प्रधानमंत्री को क्रेडिट की भीख मांगनी पड़ी और गृह मंत्री को सरेआम गुस्सा निकालने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिखा है। महज एक बिल की हार नहीं है, एक सिस्टम का उस 12 साल पुराने नकाब के फटने की गूंज है जिसके पीछे का सच अब हिंदुस्तान देख चुका है। और सबसे बड़ी बात, जादूगर के जादू का अब दी एंड हो चुका है।